देखो, हम कल गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति को जान रहे थे कि गुप्त काल के कौन कौन से शासक हुए हैं। तो गुप्त काल में हमने देखा था गुप्तों का इतिहास कुषाणों के समय से था कि ये कुषाणों के सामंत थे। और इन्हीं में से एक व्यक्ति, कौन, श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश का संस्थापक है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये तीन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना, जिससे गुप्तों की स्थिति में थोड़ा सुधार आता है। फिर देखो, इनका जो मेन शासक होता है जिससे गुप्त वंश की महानता स्थापित होती है, वो था आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है, और गुप्तों की महानता का इतिहास यहीं से शुरू होता है। गुप्तों का सबसे महान साम्राज्य, इसको साम्राज्य निर्माता भी कहते हैं। और इसलिए देखो, एक अंग्रेजी इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, वीए स्मिथ, इसने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। क्यों? क्योंकि इसने लगभग पूरे भारत को विजित कर लिया था। ठीक है ना। तो देखो, इसी के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल देखना है। आपसे क्वेश्चन ये आएगा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, या समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियों को बताइए, या एक शासक के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, जहां तक समुद्रगुप्त की हमको उपलब्धियों के बारे में देखना है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि के बारे में यदि क्वेश्चन आएगा तो किस रूप में हमको बताना है। 4-5 बिंदुओं में हमको बताना पड़ेगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, क्योंकि देखो, ये गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासकों में से एक है। देखो, जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, समुद्रगुप्त की उपलब्धि के बारे में ये बताएंगे कि समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, या समुद्रगुप्त की हमको जो भी जानकारी है, वो इसके क्या है, मुख्य रूप से इसका जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इससे मिलती है। और इसका निर्माणता कौन था? इसका दरबारी कवि हरिशेन। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, और इसके माध्यम से, और थोड़ी बहुत जानकारी क्या है, समुद्रगुप्त के सिक्कों से भी मिलती है। सिक्कों से, समुद्रगुप्त के सिक्कों से और प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये इसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था, और ये चंपू शैली में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखा गया है, तो गद्य और पद्य दोनों एक साथ मिलके लिखा गया है। अब देखो, इस समुद्रगुप्त की उपलब्धि में सबसे पहले हम इसको क्या बताएंगे, इसका साम्राज्य विस्तार सबसे मेन है। समुद्रगुप्त द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार। देखो, इसी साम्राज्य विस्तार के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके इस साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति, यह है, इसके 7वें श्लोक से मिलती है। 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख है। तो देखो, आप समुद्रगुप्त की जब उपलब्धियां बताएं, तो ये तो एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी उसके प्रयाग प्रशस्ति और उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है। फिर पहला पॉइंट बताएंगे कि उसकी जो उपलब्धियों में सबसे मेन उपलब्धि है उसकी साम्राज्य विस्तार की उपलब्धि। अब देखो भाई, 3 शासक हो चुके हैं गुप्त वंश में। श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। लेकिन अभी तक गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम तक यह स्थिति थी कि गुप्त साम्राज्य केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे से हिस्से में ही सीमित था, इससे ज्यादा उसका राजनीतिक विस्तार नहीं था। अब समुद्रगुप्त आएगा, और समुद्रगुप्त अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर फैलाएगा। तो वही इसमें आपको लिखना है, समुद्रगुप्त का साम्राज्य
विस्तार। और समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसने उत्तर भारत को अलग जीता, दक्षिण भारत को अलग जीता, सीमावर्ती राज्यों को अलग, मतलब एक बार में, कि एक बार में उत्तर के राज्यों की विजय करता है, फिर एक बार निकलता है तो दक्षिण के राज्यों की विजय करता है, फिर एक बार निकलता है तो सीमावर्ती आठविक राज्य, सीमावर्ती राज्यों की, फिर जंगली राज्यों की विजय करता है, और एक एक करके वो क्या है, सारे भारत को अपने अधीन मिला लेता है। तो देखो, साम्राज्य विस्तार के क्रम में पहले बताएंगे उत्तर भारत की विजय, और उत्तर भारत की विजय को वो क्या बोलता है, आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त की विजय। और देखो, आर्यावर्त की विजय के क्रम में ये बताएंगे कि आर्यावर्त के उसने 12 राजाओं को हराया था, या 12 राज्यों को जीता। समुद्रगुप्त ने अपने उत्तर भारत की विजय या फिर आर्यावर्त की विजय में उसने क्या किया था, 12 राज्यों के विरुद्ध युद्ध किया था और 12 राज्यों को हराया था। आर्यावर्त की विजय के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, प्रस्बोधरण। प्रस्फोधरण मतलब क्या बताओगे, कि उत्तर के राज्यों को जीतने के लिए उसने जो रणनीति अपनाई, उस नीति का नाम है प्रस्फोधरण। और प्रस्फोधरण का अर्थ होता है पूर्ण उन्मूलन। पूर्ण उन्मूलन, पूर्ण उन्मूलन का मतलब क्या है, 12 राज्यों को अंत करके और उनको जबरन अपने साम्राज्य में मिला लिया, मतलब उनके साम्राज्य का अंत कर दिया। तो देखो, साम्राज्य विस्तार के क्रम में पहला पॉइंट अपन यही बता रहे हैं कि पहले चरण में उसने आर्यावर्त की विजय की और आर्यावर्त के 12 राज्यों को हराया। आर्यावर्त की विजय के लिए उसने प्रस्बोधरण की नीति अपनाई, और जिसके तहत उसने उत्तर भारत के राज्यों को पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया, मतलब उनके राज्यों का अंत कर दिया। तो ये उसकी आर्यावर्त की विजय है। दूसरी जो उसने फिर अगले चरण में जो उसने विजय करी थी, वो उसकी कहलाती है दक्षिण की विजय, या दक्षिणवर्ती या दक्षिण भारत के राज्यों की विजय। दूसरा पॉइंट है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की विजय, दक्षिणापथ की विजय। और देखो, दक्षिणापथ की विजय के लिए उसने जो रणनीति अपनाई थी, इस दक्षिणापथ में भी इसने 12 राज्यों को ही हराया था। 12 राज्यों को, 12 राज्यों के शासकों को अपने दक्षिण विजय की नीति में समुद्रगुप्त ने हराया था। ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, उसका पहले ही पॉइंट अपन लिख रहे हैं क्या, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, और साम्राज्य विस्तार में वो पहले क्या करता है, उत्तरापथ। उत्तरापथ, और उत्तरापथ के 12 राज्य। ठीक है, और नीति का क्या अपनाया है, नीति का जो नाम दिया है अपन ने, प्रस्फोधरण। मतलब पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, पहले में उत्तरापथ, फिर दूसरे चरण में वो कहां पहुंच गया, दक्षिणापथ की विजय की इसने। दक्षिणापथ की विजय, और दक्षिणापथ की विजय में भी उसने कितने, 12 दक्षिण के 12 राज्यों को मिलाया, या 12 राज्यों को जीता। लेकिन 12 राज्यों को जीतने के क्रम में उसकी नीति बदल गई थी, और दक्षिण भारत में उसकी जो नीति थी वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये नीति का नाम है। देखो, यही शब्द ही याद रखना है। जब तक आप शब्द नहीं लिखोगे, आंसर आपको पूरा नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेगा।
प्रस्बोधरण उत्तर के जीतने के लिए, दक्षिण को जीतने के लिए उसने जो नीति अपनाई वो क्या थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह का अर्थ होता है कि राज्यों को जीतो, उनको मोक्ष मतलब उनको मुक्त कर दो, और अनुग्रह करो मतलब उन पर दया करो। तो देखो दक्षिण की जीतने की क्रम में उसने क्या नीति अपनाई थी कि दक्षिण के राज्यों को जीतता है लेकिन उनका पूर्ण विलय अपने साम्राज्य में नहीं करता है। राजाओं को जीतने के बाद उनसे पैसा ले लेता है और कह देता है कि भाई ये साल की साल कर देना और राज्य तुमको वापस सौंप दे रहा है। मतलब दक्षिण में उसको केवल टैक्स चाहिए था, उसने अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में दक्षिण के राजाओं को नहीं मिलाया। इसी एक पॉइंट से हम उसकी कूटनीतिक उपलब्धि को भी बता सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों को जीतना ये तो उसकी साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा है, या फिर हम उसकी ये कह सकते हैं कि एक सैनिक के रूप में उसकी योग्यता थी। लेकिन एक कूटनीतिज्ञ के रूप में उसकी योग्यता यह दिख रही है कि दक्षिण के राज्यों की नीति उत्तर के राज्यों से अलग थी। उत्तर के राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिला लिया, लेकिन दक्षिण के राजाओं को अपने अधीन नहीं किया। दक्षिण के राज्यों को जीतता है, उनसे कहता है ठीक है बस हमको पैसा चाहिए, टैक्स दो, केवल कर दो और आपका राज्य आपको। इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई कि उसके साम्राज्य में विद्रोह की संख्या हमको देखने को नहीं मिलती है। भाई देखो उत्तर भारत में वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में भौगोलिक दूरी ज्यादा होने के कारण उसको बार बार विद्रोह का सामना करना पड़ता है। यदि दक्षिण के राज्यों को भी अपने राज्यों में मिला लेता तो हो सकता है कि फिर वो जैसे ही उत्तर आता दक्षिण में फिर विद्रोह हो जाता, तो फिर उसको वापस जाना पड़ता, पूरी टाइम दक्षिण में उलझा रहता वो। जैसे आगे चल के देखेंगे औरंगजेब मुगल बादशाह यही नीति अपनाता है और उसी कारण वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन समुद्रगुप्त की कूटनीतिक उपलब्धि थी कि उसने दक्षिण के लिए क्या नीति अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह। और ग्रहण मोक्षानुग्रह का यही अर्थ होता है कि राज्यों को सीधे नियंत्रण में नहीं लेना, बल्कि उनसे क्या करना है? केवल और केवल टैक्स वसूलने की नीति को अपनाया। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं? ग्रहण मोक्षानुग्रहण। मतलब दक्षिण के प्रति या दक्षिण के राज्यों के प्रति उसने सीधे नियंत्रण की नीति को नहीं अपनाया, बल्कि केवल क्या है? कर संग्रहण की नीति को अपनाया। और ये इसकी कूटनीतिक उपलब्धि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर में बैठ के दक्षिण को गवर्न करना इतना आसान नहीं है, भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इस कारण उसने पैसा लेने का किया। तो देखो दूसरे चरण में उसने क्या है? दक्षिणापथ की विजय की, 12 राज्यों की, और ये शब्द ग्रहण मोक्षानुग्रहण प्रस्बोधरण। फिर आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में उसने थर्ड फेज में उसने आठविक राज्यों की विजय करी। आठविक राज्यों की विजय। तीसरे चरण में उसने आठविक राज्यों की विजय करी। आठविक राज्यों का मतलब क्या है? जंगली राज्यों। और जंगली राज्य मतलब जो ट्राइबल इलाके थे ज्यादातर, उनको आठविक राज्य कह रहे हैं। आठविक राज्यों के संदर्भ में उसकी जो नीति थी वो थी पारिचारिकित की नीति अपनाई। पारिचारिकीकृत, ये आठविक राज्यों के प्रति उसकी नीति थी पारिचारिकृत की नीति। पारिचारिकीकृत की नीति का मतलब क्या है? कि इनको अपना सेवक बना के रखना है, सेवक बना के रखना है। पारिचारिकृत की नीति, आठविक राज्यों से बोला कि तुम हमारे सेवक हो, अपना शासन करो, लेकिन तुम हमारे क्या हो? सेवक हो। ये यदि स्वीकार कर रहे हो तो तुमको छोड़ रहे हैं। तो देखो आठविक राज्यों को भी उन्होंने अपना सेवक बना के और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तीसरे पॉइंट में उसने क्या है? तीसरे चरण में आठविक राज्यों की विजय करी। चौथे चरण में उसने सीमावर्ती राज्यों की विजय करी। सीमावर्ती राज्यों की विजय की, और इस क्रम में उसने 5 राज्यों को जीता। चाहो तो अपन 5 राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं। 5 राज्य कौन कौन से थे? सीमावर्ती राज्यों की श्रेणी में आते थे। एक था समतट,
और समतट का मतलब है आज का जो बांग्लादेश है, समतट। दूसरा था ड्वाक, ये असम। और तीसरा था कामरूप, कामरूप भी असम का ही हिस्सा है। दो हिस्सों में था असम, ड्वाक और कामरूप। फिर तीसरा था करतरपुर, मतलब आपका हरियाणा के आसपास का रीजन। और चौथा था नेपाल। ये पांच सीमावर्ती राज्यों को समुद्रगुप्त चौथे चरण में जीतता है। और सीमावर्ती राज्यों को जीतने के क्रम में उसकी जो नीति थी वो थी सर्व कर दान। उसकी नीति का नाम लिखो, सर्व कर दान। सर्व कर दान, आज्ञाकरण, कन्योपायन। आज्ञाकरण, कन्योपायन। सर्व कर दान, आज्ञाकरण, कन्योपायन। देखो ये क्या कह रहा है कि सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती राज्यों से उसने ये बोला कि हमको अपना तुम सब कुछ दान कर दो। सर्व कर दान, पैसा दो, सीधी बात है। आज्ञाकरण मतलब हमारी आज्ञा का तुम पालन करोगे। और कन्योपायन मतलब अपनी लड़की की शादी हमारे से करो, सीधी बात यही है। तो सर्व करदान, कन्यापायन, सर्व करदान, आज्ञाकरण और कन्योपायन, ये उसने सीमावर्ती राज्यों के प्रति उसने ये नीति अपनाई। ठीक है ना। अब देखो क्या कहते हैं, सीमावर्ती राज्यों के को भी उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। देखो दक्षिण को भी नहीं मिलाया, आठविक को भी नहीं मिलाया, सीमावर्ती राज्यों को नहीं। सीमावर्ती राज्यों के साथ क्या समस्या थी कि सीमावर्ती राज्यों में जो जनता रहती थी उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज बहुत पूरी तरीके से अलग थे। उनका धर्म भी अलग था, उनका कल्चर भी अलग था। दूसरी बात है ये सीमावर्ती राज्य, आठविक राज्य, बहुत ज्यादा इनके पास पैसा तो है नहीं। अब जैसे आठविक राज्य जंगली राज्य, उनके पास पैसा कहां से आएगा, पैसा तो उनने दक्षिण में कमा लिया था। तो इन दोनों को उनने अपना क्या है सेवक टाइप का बना लिया कि ठीक है तुम हमारी सेवा करना, ये भी कह रहा ना आज्ञाकरण, हमारी आज्ञा का पालन करना और अपनी लड़की की शादी करा दो, बात खत्म। तो ये चौथे चरण में उसने क्या है सीमावर्ती राज्यों को जीता। फिर पांचवें चरण में उसने क्या है विदेशी राज्यों की विजय की। विदेशी राज्यों की विजय, पांचवें चरण में उसने विदेशी राज्यों की विजय करी। और देखो विदेशी राज्यों में भी उसने 5 विदेशी राज्यों को जीता। 5 विदेशी राज्य कौन कौन से थे? एक तो अपने कुषाण थे, कुषाण। दूसरा शक, तीसरा मुरुंड, चौथा सिंहल, सिंहल मतलब श्रीलंका, और पांचवा सर्वदीप। सर्वदीप दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ द्वीप थे। ठीक है ना। इनके विरुद्ध भी उसकी नीति यही थी, सर्वकर्ण, आज्ञाकरण, कन्योपायन। मतलब आप अपना वही अपनी हमारी आज्ञा का पालन करोगे, अपनी लड़की का विवाह कर दो और हमको जो पैसा ढेला है वो दे दो। तो ये विदेशी राज्यों को भी उसने अपने अंदर में समाहित कर लिया। ठीक है। तो देखो यहां पर उसने ये इस रूप में 5 चरणों में पूरे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत को जीत लिया। और इन्हीं राजनीतिक विजयों के कारण ही विंसेंट स्मिथ ने उसे क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। मतलब देखो क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। एक तो क्वेश्चन सीधा सा पहले भी आ चुका है, बड़े 200 शब्दों में क्वेश्चन पूछा है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को बताइए। तो जब समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के लिए केवल उसने कहा है समुद्रगुप्त की उपलब्धि, तो ये तो केवल उसकी क्या है साम्राज्य विस्तार, या इसको हम कह सकते हैं राजनीतिक उपलब्धियां। अभी तो उसकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अन्य उपलब्धियों को बताना पड़ेगा।
क्वेश्चन केवल आपसे इतना पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को समझाइए, या समुद्रगुप्त की राजनीतिक विजयों की जो नीति थी, ये जो ग्रहण मोक्षानुग्रहण प्रस्फोद्धरण सर्वकन्योपायन दायन, इनके बारे में समझाइए। तो आपको यदि केवल राजनीतिक उपलब्धि या केवल साम्राज्य विस्तार है तो इसको लिखना है, केवल इसको लिखना है। 50 शब्द में पूछ सकता है समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को समझाइए, 5 पॉइंट में बता देना। ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन इन्हीं राजनीतिक विजयों के कारण ही कहा जाता है कि उसने 5 चरण में पूरे भारत को जीत लिया था। अब देखो इसमें विदेशी राज्यों की जो बात है, तो विदेशी राज्य कहीं विदेश में नहीं थे, यहीं थे भाई। कुषाणों के ध्वंसावशेष पर ही गुप्तों का दह हुआ, लेकिन कहीं ना छोटे मोटे रूप में कुषाण भी शासन कर रहे होंगे, छोटी मोटी जगह पर क्या है शक भी शासक कर रहे थे, उनको भी उनने निपटाया। तो इस रूप में ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियां थी, और 5 चरण में समुद्रगुप्त ने अपने जिसको कहना चाहिए राजनीतिक विजयों को प्राप्त किया, ठीक है ना। और इन्हीं विजयों के कारण क्या है, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये उसकी सबसे मेन क्या है, राजनीतिक या साम्राज्यवादी उपलब्धियां थी। ठीक है। अब देखो साम्राज्य विस्तार इसकी उपलब्धि, आप इसको साम्राज्यवादी नीति। दूसरी इसकी बता सकते हो कूटनीतिक उपलब्धि, कूटनीतिक उपलब्धि। और कूटनीतिक उपलब्धियों में बताएंगे कि इसने जो राजनीतिक विजय की थी या साम्राज्यवादी विजय थी, राजनीतिक विजय अलग अलग राज्यों से, राजनीतिक विजय के पश्चात अलग अलग राज्यों के प्रति अलग नीति अपनाई, अलग अलग राज्यों के प्रति अलग नीति अपनाई। भाई दक्षिण के उत्तर के राज्यों के प्रति अलग नीति थी, दक्षिण के राज्यों के प्रति अलग नीति थी, आठवीं राज्यों के प्रति अलग नीति थी, सीमावर्ती राज्यों के प्रति अलग नीति थी, और विदेशी राज्यों के प्रति अलग नीति थी। तो ये इसकी कूटनीतिक उपलब्धि है ना, कि उसने सभी को एक नहीं, कि उन्होंने कहा नहीं मैं पूरे क्षेत्र पर मैं ही कब्जा करूंगा, सबको हराने के बाद भी सबके प्रति अलग नीति अपनाई, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो पूरे क्षेत्र को डायरेक्ट गवर्न नहीं कर सकता। यदि वो डायरेक्ट गवर्न करने की कोशिश करेगा तो विद्रोह होंगे। पता चला दक्षिण के विद्रोह दबाने गया, तब तक सीमावर्ती राज्यों ने विद्रोह कर दिया, फिर सीमावर्ती राज्यों का विद्रोह दबाएगा, तब तक आठवीं राज्य विद्रोह कर देंगे, फिर विदेशी राज्य हैं, तो पूरा साम्राज्य में विद्रोह ही होते रहेगा और उसको कुछ मिलेगा नहीं, जीवन भर लड़ता ही रहेगा वो। देखेंगे आगे चल के औरंगजेब के साथ यही हुआ था। यदि औरंगजेब ने इसको पढ़ा होता तो शायद वो कभी ऐसी नीति नहीं अपनाता। तो ये उसकी एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में बताएंगे कि उसने अलग अलग शासक अपनी जरूरतों के हिसाब से उसने युद्ध जीतने के पश्चात भी क्या है नीति बदल दी। ये उसकी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में आप बता सकते हो। फिर इसमें बता देंगे उसकी धार्मिक उपलब्धि, तीसरा पॉइंट बता देंगे धार्मिक उपलब्धि। धार्मिक उपलब्धि, ठीक है। अब देखो यद्यपि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, या ब्राह्मण धर्म कह लो, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने क्या है अन्य धर्मों के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। अन्य धर्मों के विकास को प्रोत्साहन दिया, अन्य धर्मों के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। और इसके विकास को प्रोत्साहन का क्या है कि देखो इसने श्रीलंका के राजा, श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी। बोध गया में विहार बनाने की अनुमति, अनुमति दी। तो मतलब क्या है इसकी बौद्धों के प्रति भी क्या है जो नीति, बहुत ऐसा नहीं है कि कट्टर था, कट्टर नहीं था। इसका एक मंत्री था वसुबंध, वसुबंध
बंद, ये इसका मंत्री था और ये बौद्ध विद्वान था। मतलब बौद्धों को भी उसने अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। तो ये इसकी आप धार्मिक उपलब्धियों के रूप में वर्णित कर सकते हो। फिर चौथी उपलब्धि है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि में क्या बता देंगे कि वो एक विद्वानों का संरक्षण था, संरक्षण करता, विद्वानों का संरक्षण करता था। और उसने क्या है, हरिशेन, हरिशेन वसुबंधु को संरक्षण दिया। हरिशेन और वसुबंधु को संरक्षण दिया। समुद्रगुप्त स्वयं एक कुशल संगीतकार था, कुशल संगीतकार था। और इसकी जानकारी हमको क्या मिलती है, उसके सिक्कों में मिलती है, जिस पर वो वीणा बजाते हुए दिखाई देता है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी जाती है, कविराज की उपाधि। समझ रहे ना, सिक्के पर वीणा बजाते हुए इसकी आकृति है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसकी आकृति है, इससे पता चलता है कि वो कला प्रेमी भी था। तो देखो ये 4 पॉइंट में आप उसकी उपलब्धियों को बता सकते हो। उसके सिक्के भी बहुत कलात्मक थे, चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अलग अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के सिक्के उसके मिले हैं, सिक्कों में भी उसकी कलात्मकता की झलक मिलती है। ठीक है, तो इस रूप में आप समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को बता दोगे। वैसे देखो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों में सबसे मेन उसकी राजनीतिक उपलब्धि या साम्राज्यवादी उपलब्धि है, उसने जो राजाओं को जीता है वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे मेन वही है। बाकी ये तो हम क्या है, अपने आंसर को पूरा करना है, इसलिए 3-4 पॉइंट में उसके अन्य उपलब्धियों को भी बताया है। लेकिन यदि आपसे समुद्रगुप्त क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको जिम्मेदारी है आपकी कि आप उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ा ज्यादा बताएंगे, क्योंकि मेन उसकी राजनीतिक उपलब्धि, इसलिए हम उसको भारत का ही नेपोलियन कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये समुद्रगुप्त के संदर्भ में था। हम ये बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी राजनीतिक विजय ही थी। लेकिन अब केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, वो एक कूटनीतिज्ञ भी था, उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो इतनी सारी क्या है, समुद्रगुप्त की हमको उपलब्धियां दिखाई देती हैं। देखो समुद्रगुप्त के बाद गुप्तों का जो अगला शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड। अगला शासक का नाम क्या है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने बहुत सारी उपाधि धारण करी थी। तो पहले तो इसकी कुछ उपाधि हैं, देवराज, देवगुप्त, देवराज, देवगुप्त, परम भागवत, परम भागवत और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसीलिए इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में एक बहुत लोकप्रिय उपाधि है। टोटल अलग अलग शासकों ने अपन देखेंगे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। जब भी कोई शासक अपने आप को महान घोषित करना चाहता है तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, इसलिए इसको इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इस चंद्रगुप्त की ज्यादा जानकारी के संदर्भ में हमको इसको इस रूप में देखना है कि इसकी जो जानकारी मिलती है वो मूल रूप से क्या है, दिल्ली के महरौली,
में एक लौह स्तंभ गड़ा है। दिल्ली के महरौली में एक क्या है, लौह स्तंभ है। इस लौह स्तंभ से ही हमको इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन इस लौह स्तंभ में एक चंद्र नामक, केवल इतना ही उल्लेख है, चंद्र नामक शासक का उल्लेख है। और इसके बारे में बहुत प्रशंसा की है, इसने बहुत युद्ध जीते हैं, अलग अलग युद्धों का, मतलब इसको महान शासक बताया गया है केवल। लेकिन क्या नाम है, चंद्र। अब वो चंद्र कौन है इसकी जानकारी नहीं है। इतिहासकारों ने तो इमेजिन कर लिया है कि ये चंद्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, अंदाजा लगाया है। क्योंकि केवल चंद्र नाम मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त पूरा नाम नहीं मिलता, केवल चंद्र नाम मिलता है। ये लौह स्तंभ है और इसी लौह स्तंभ के आधार पर इसको मान लिया गया कि हाँ, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नामक एक शासक भी हुआ करता था। ठीक है ना। अब देखो, इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जैसे समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं, वैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां हैं। क्योंकि ये भी गुप्त वंश का एक महानतम शासक होता है। समुद्रगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का दूसरा महानतम शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय। बस केवल दो ही हैं गुप्त वंश में। इसके बाद आएगा कुमारगुप्त, वो थोड़ा सा कमजोर है। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, वो और कमजोर है। दो सबसे ताकतवर शासक हुए हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे समुद्रगुप्त में अपन ने देखा, समुद्रगुप्त तो पूरा भारत जीत लिया था, पूरा भारत जीत लिया था ना 5 चरणों में, उत्तर दक्षिण आठविक सीमावर्ती विदेशी सबको जीत लिया था। तो अब समुद्रगुप्त के बाद उसका लड़का चंद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठ रहा है तो ये क्या करेगा। समुद्रगुप्त तो पूरा जीत चुका है, लेकिन देखो समुद्रगुप्त ने जीता था, जीतने के बाद केवल उत्तर के राज्यों को मिलाया था, बाकी किसी को नहीं मिलाया था। तो जैसे समुद्रगुप्त मरेगा, सब अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि कोई परमानेंट मिलाया तो था नहीं। तो अब चंद्रगुप्त को भी क्या है, जीतना पड़ेगा फिर से। तो देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को बताइए, ऐसे ही चंद्रगुप्त की उपलब्धियों को लेके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो, चंद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो वो इसकी क्या है, जैसे समुद्रगुप्त ने जीता था ऐसे ही चंद्रगुप्त ने जीता था। लेकिन चंद्रगुप्त के संदर्भ में नीति थोड़ी सी बदल जाती है, और समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त है ये क्या है, अपनी इसकी उपलब्धियों में सबसे पहले बताया जाता है इसकी वैवाहिक नीति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैवाहिक नीति। क्योंकि देखो, ये समुद्रगुप्त जैसा नहीं था। समुद्रगुप्त ने तो युद्ध करके सीधे सीधे जीत लिया, लेकिन ये युद्ध तो करेगा। सवाल वही है ना कि किससे युद्ध करना है और किससे दोस्ती करनी है। सबसे युद्ध नहीं कर सकता था ये। तो इनने भी कूटनीतिक अपनाई, और कूटनीति के तहत सबसे पहले क्या है, इसने वैवाहिक नीति को अपनाया। और इसने वैवाहिक नीति के अंतर्गत मजबूत शासकों से विवाह कर लिया, या अपना विवाह या तो खुद लड़की लिया या लड़की दे दी। इसमें सबसे पहले इसने विवाह किया नागवंश से। नागवंश, नागवंश से, ठीक है ना। अब देखो, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से इसने विवाह किया। कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से इसने विवाह किया। नागवंश उस समय देखा अपन, जो मध्य प्रदेश का, जिसको क्या कहते हैं, बघेलखंड बुंदेलखंड, उसके आसपास, बघेलखंड के आसपास ये लोग शासन करते थे। नागवंश वहां पे मजबूत रूप से शासन कर रहे थे। तो उनने कहा कि यार, नागों से लड़ने की अपेक्षा इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले, तो अपने दोस्त बन जाएंगे, फिर तीसरे को हराएंगे। तो उन्हें, ताकतवर थे नागवंश, उससे विवाह कर लिया। दूसरा था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, वाकाटक जो कल ही बताया था कि महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठान था अमरावती, जो पूरा क्या सातवाहनों का जो शासक था, सातवाहनों की जगह पर कौन अब आ गए हैं, वाकाटक लोग आ गए हैं। प्रवरसेन, विंध्य शक्ति, ये सब लोग थे, और ये बहुत शक्तिशाली थे। इसकी सहायता, मतलब वाकाटक को चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं हरा सकता था। तो इनने क्या किया कि इस वाकाटक वंश पर अपनी लड़की प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया।
ये कुबेर नागा की लड़की थी, कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी प्रभावती गुप्त। मतलब देखो ये खुद लड़की दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वाकाटक वंश इनसे ज्यादा मजबूत था, तभी तो लड़की देना पड़ा ना, उन्हें नहीं दी, तो इनने अपनी लड़की का विवाह वहां पे कर दिया। लेकिन फिर कहानी ये भी कहती है कि ये प्रभावती गुप्ता का पति तो मर जाता है, और ये प्रभावती गुप्ता, ये प्रभावती गुप्त जो इसकी लड़की रहती है, ये वाकाटक वंश की संरक्षिका बन जाती है और वहां पे लंबे समय तक शासन किया था। और ये फिर अपने पिता के हिसाब से ही शासन करती थी। तो देखो अप्रत्यक्ष रूप से एक जगह से लड़की ले आई तो वहां से संबंध बना ली, दूसरी जगह लड़की दे दी, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वो राज्य भी इसके अंडर में ही आ गया। स्वतंत्र सत्ता रही, लेकिन अब वाकाटक क्या है, सीधे सीधे उनकी लड़की चला रही, तो जैसा उसके पिताजी कह रहे हैं वैसा वो कर रही। तो ये वाकाटक वंश की कहानी थी। फिर तीसरा ये विवाह करता है कदम वंश, तीसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करता है कदम्ब वंश से। कदम्ब वंश, कदम्ब वंश कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लगा हुआ नीचे कर्नाटक वाला जो रीजन है वहां पर कदम वंश से थे। और कदम वंश में, ये कदम वंश में पुत्र का विवाह करता है, अपने पुत्र का विवाह, अपने पुत्र का विवाह करता है। कुमार गुप्त रहता जो इसका लड़का, उसका विवाह कदम वंश से कर दिया। तो देख लो वैवाहिक नीति है, लेकिन वैवाहिक नीति में खुद ही सब जगह शादी नहीं करी है। इसके पहले अपन ने जो बिंबिसार के समय वैवाहिक नीति देखी थी उसमें उन्होंने खुद ही शादी करी थी। यहाँ पर एक शादी करी है उसने, एक जगह अपनी लड़की को ब्याया और एक जगह अपने लड़के को ब्याया। तो देखो तीन राजवंशों से इसने मजबूती के रूप से अपने राजनीतिक संबंधों को साध लिया। जब इसके राजनीतिक संबंध सध गए कि हाँ अब इन ये राजवंश तो मेरे मित्र हो गए हैं, अब वो करेगा अपनी साम्राज्यवाद का विस्तार, मतलब अपनी क्या है, अब उसकी सैन्य विजय होंगी, सैन्य विजय। और देखो सैन्य विजय के संदर्भ में इसकी हमको उल्लेख मिलता है कि इसने बंगाल, उज्जैन, शक, बंगाल, उज्जैन, शक और कुछ बचे हुए गणराज्यों को हराया, गणराज्यों को हराया। ठीक है, तो ये इसकी सैन्य विजय थी। गणराज्य, शक, देखो शकों को हराने पर इसने शकारादित्य की उपाधि धारण करी थी। क्या हराया, शकों को हराया और शकारी की उपाधि धारण करी, उपाधि। जब गणराज्यों को हराया था तो गणराज्यों को हराने के क्रम में इसने चांदी के सिक्के जारी करे थे, चांदी का सिक्का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का चलाया था कि सोने का चलाया था। तो उसने गणों को हराने के बाद जो छोटे छोटे गणराज्य बचे थे, मालव, योधे, अर्जुनायन, इनको हराया और क्या है, चांदी का सिक्का चलाया। और ये इसकी सैन्य विजयों का उपलक्ष्य वही महरौली के लौह स्तंभ में वर्णित है। चंद्र नामक शासक ने बल्ख, बंग इन सब क्षेत्रों को हराया। ठीक है, तो ये उसकी सैन्य विजय। तो देखो आप उसकी उपलब्धियों में पहले वैवाहिक उपलब्धि या वैवाहिक नीति का वर्णन करोगे, दूसरा इसकी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन करोगे। तीसरे पॉइंट में उसकी धार्मिक उपलब्धियां, धार्मिक, और धार्मिक उपलब्धियों में भी देखो सर्व समुद्रगुप्त की भांति ये तो था वैष्णव ही, लेकिन अन्य धर्मों की भी इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई, मतलब धार्मिक समन्वय की नीति अपनाई, धार्मिक समन्वय की नीति अपनाई, धार्मिक समन्वय की नीति अपनाई। देखो इसमें आप इसमें बता दोगे कि देखो इसका एक मंत्री और सेनापति था, एक था आम्रक देव, आम्रक देव, ये बौद्ध था, बौद्ध था। और दूसरा एक व्यक्ति था वीरसेन, वीरसेन।
वीरसेन क्या है, शैव मत का अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी था। ये वीरसेन इसका मंत्री था और आमरक देव उसका सेनापति था, सेनापति था। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि खुद तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उसने धार्मिक समन्वय की नीति अपनाई। और देखो ये अन्य धर्मों के लोगों को उसने उच्च पदों पर नियुक्त किया, अपना सेनापति बनाया जो एक बौद्ध था, और एक शैव मत के अनुयायी को उसने मंत्री पद का दर्जा दिया, जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति हमको दिखाई देती है। ठीक है, चौथा बिंदु आप इसमें बता दोगे, इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, और सांस्कृतिक उपलब्धियों में बताएंगे कि इसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था, और इसके उज्जैन के दरबार में नौ रत्न, जिसको नवरत्न कहते हैं, ये विराजमान थे। इन नौ रत्नों के आपको नाम याद रखने हैं। इसमें कौन कौन थे? सबसे पहला था कालिदास, कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर, वराह मिहिर, अमर सिंह, चौथा था अमर सिंह, पांचवा क्षणपक, छठवा बेताल भट्ट, सातवां शंकु, आठवां खट खट कपूर कहते हैं, या इसको ऐसा है वो घट कर्पूर, और नौवा है वर रुचि। ठीक है ना? तो देखो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में बताओगे कि इसके दरबार में नौ विद्वान रहते थे, जिनको ये नौ रत्न कहता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्न। ठीक है, दूसरा इसमें बता सकते हैं कि इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में बता देंगे कि ये कला प्रेमी था, और इसकी जानकारी हमको मेहरौली के लौह स्तंभ से मिलती है। लौह स्तंभ, ठीक है ना? महरौली के लौह स्तंभ से, इसने ही लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, इसलिए उसकी जानकारी इससे मिल रही। तो हमने इसको एक कला प्रेमी के रूप में भी इसकी उपलब्धियों को बता दिया। ठीक है, तो देखो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के, यदि चंद्रगुप्त के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यही पॉइंट आपको बताना है, इसके अलावा चंद्रगुप्त में और कुछ है नहीं। समुद्रगुप्त में भी हमने यही 5 पॉइंटों में देख लिया था, और चंद्रगुप्त के भी हमने यही 4-5 पॉइंट देख लिए हैं। तो समुद्रगुप्त के बाद जो दूसरा इनका सबसे मेन शासक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको भी हमने देख लिया है। अब देखो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आता है, और उसका विवरण भी पेपर में पूछा जाता है कि वो चीनी यात्री आया और उसने भारत में क्या क्या देखा। एक चीनी यात्री जिसका नाम क्या है, फाहयान, फाहयान। ये लगभग 398 ईस्वी से 411 ईस्वी तक रहता है, एक जगह नहीं रहता है। 2-3 साल ये पाटलिपुत्र में रहता है, और फिर पूरे भारत का भ्रमण करता है, श्रीलंका तक जाता है, और फिर वहां से इंडोनेशिया जाता है, और पूरा घूम फिर के और ये वापस चीन लौट जाता है। ठीक है, तो ये फाहयान, और फाहयान का राजनीतिक विवरण इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने अपना विवरण चीन में जाया और चीन में जाके विवरण लिखा, फिर बाद में अंग्रेजों ने इसका ट्रांसलेशन करवाया, तो उसने अपना टाइम पीरियड भी बताया था कि मैं इतने टाइम गया था और भारत में इतने इन इन जगहों पर गया था, और इन इन जगहों पर मैंने ये देखा। तो इसका विवरण हम बहुत विश्वसनीय मानते हैं। तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना की जानकारी फाहयान के विवरण से मिलती है। इसने अपना जो भारत का विवरण था उसमें, उसके लिए उसने एक किताब लिखी थी, फो क्यू की। ये किताब का नाम है
फो क्यो की, ये इसकी किताब थी जिसमें उसने अपनी पूरी जो भी उसने भारत में देखा था उसका वर्णन इसमें किया। अब हमको क्वेश्चन यही आएगा कि इसने क्या देखा भारत में। तो देखो फाहयान के विवरण को भी आप 4-5 पॉइंट में बता दो। सबसे पहला बता दो उसका राजनीतिक विवरण, राजनीतिक विवरण सबसे पहला बता दो उसका राजनीतिक विवरण। और राजनीतिक विवरण में ये बता दो कि भाई उसने भारत में लगभग 398 से 411, जिसमें से प्रारंभ के 2 से 3 वर्ष उसने पाटलिपुत्र में ही गुजारे, पाटलिपुत्र में ही गुजारे। और यहां के उसने राजनीतिक व्यवस्था की भरपूर प्रशंसा करी है। उसका यह कहना था कि यहां पर राजनीतिक प्रशासन की प्रशंसा करी है और राजनीतिक प्रशासन की समृद्धि का वर्णन किया है कि राजनीतिक प्रशासन बहुत संपन्न था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना। यहां पर मृत्युदंड नहीं देते थे, मृत्युदंड नहीं देते थे। दंड विधान को इसने बहुत सरल बताया है, दंड विधान को सरल बताया है कि लोग इनके शासन में बहुत सुखी थे। ठीक है। फिर इसमें बता देंगे, ये इसकी राजनीतिक विवरण में 2 लाइन लिखना, फिर दूसरे पॉइंट में बता देना इसकी सामाजिक विवरण, सामाजिक विवरण। और सामाजिक विवरण के तहत क्या बताओगे कि इसने ये कहा था कि जो ये समाज है, समाज में जिसको कहना चाहिए कि हाँ, सामाजिक विवरण में इस रूप में बता सकते हो कि यहां पर इसने ब्राह्मण बौद्ध दोनों का उल्लेख किया है। लेकिन इसने बताया कि जो ब्राह्मणों का क्षेत्र था या जो ब्राह्मण जहां पर संकेंद्रण था, ये आपका क्या है, मालवा वाला रीजन था। मालवा, इसने एक शब्द यूज किया है मालवा के लिए, मध्य देश। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है और फिर यह अंदाजा लगाया है कि मध्य देश से उसका कहने का मतलब मालवा वाला क्षेत्र था। मध्य देश को क्या कहा है, ब्राह्मणों का देश कहा है। बाकी उत्तर प्रदेश बिहार जो वाला रीजन है वहां पर क्या है, बौद्ध का प्रभुत्व ज्यादा था। तो यहां पर उन्होंने बोल दिया कि यह ब्राह्मण देश था, यहाँ का जो राजा था वो भी वैष्णव था। ठीक है। कहता है कि लोग सुखी थे, लोग ज्यादा परेशान नहीं दिखे, लोग उसको बहुत सुखी दिखाई दिए। मकानों का पंजीकरण नहीं होता था, मकानों का पंजीकरण नहीं होता था। लोग मांस, मदिरा और लहसुन का सेवन नहीं करते थे, मांस, मदिरा और लहसुन का सेवन नहीं करते थे। चांडालों का उल्लेख किया है इसने, चांडालों का उल्लेख किया है कि जो चांडाल लोग थे वो मांस, मदिरा और लहसुन का सेवन करते थे और ये नगर के बाहर रहते थे, नगर के बाहर रहते थे और इनसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। ठीक है। तो सामाजिक स्थिति में उन्होंने इतनी चीजें देखी और इतनी चीजों का उसने वर्णन किया। ठीक है। उनसे छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। सामाजिक विवरण हो गया। फिर इनका तीसरा पॉइंट में बताएंगे आर्थिक विवरण, आर्थिक विवरण। और आर्थिक विवरण में क्या बताया है इसने, इसने आर्थिक संपन्नता की बात करी है, आर्थिक संपन्नता। ठीक है ना। राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था, वही कृषि से कर था। व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था,
उल्लेख किया है कि बंदरगाह, ये बंदरगाह से यहाँ से विदेश व्यापार होता था। तो पूरा विस्तृत विवरण किया है कि आर्थिक स्थिति बहुत संपन्नता, मतलब आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्नता की इसने बात करी है। फिर चौथा पॉइंट इसमें बता सकते हो नगरों की स्थिति। हाँ, नगरों के बारे में इसने बताया है, नगरों की स्थिति। नगरों की स्थिति में इसने सबसे पहले वर्णन किया पाटलिपुत्र का, और पाटलिपुत्र में ये अशोक के महल की इसने बहुत प्रशंसा करी है कि ऐसा महल उसने जीवन में नहीं देखा है। पाटलिपुत्र में अशोक का महल था और अशोक के महल की इसने अत्यंत प्रशंसा करी है। दूसरा, ये बोध गया, बोध गया, कपिलवस्तु, बोध गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, इन सब का कह रहा है पतन हो गया है। मतलब देखो, ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था खुद बौद्ध, तो ये उन स्थलों पे गया था जो बौद्धों के पवित्र स्थल थे। बोध गया जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, कपिलवस्तु, कुशीनगर, ये कह रहा था सब उजड़ गए हैं, यहाँ पे सब खत्म हो गया है। इनको बौद्ध स्थलों की स्थिति देख के इसने बहुत विलाप व्यक्त किया है कि यार यहाँ जहां से बौद्ध धर्म निकला वहां पे ही कोई संरक्षण नहीं, पूरा जंगल जंगल हो गया है, सब कोई संरक्षण नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो ये इसके नगरों की स्थिति के बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो देखो ये आपको फाहयान का विवरण, आपको क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप ये 4 पॉइंट में बताओगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नगरों की स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण बात है फाहयान के विवरण की, कि इसने गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया, किसी शासक का उल्लेख नहीं किया इसने। ये इसका सबसे विचित्र वर्णन है। इसने क्या है, किसी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया, जबकि हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आ रहा है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम इतना महान साबित कर रहे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था भी इनकी नहीं, ये फाहयान के विवरण से क्वेश्चन